नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक का हम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसका जो फंडामेंटल है उसका पिटारा खोलने वाले हैं। पिटारे के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें निकल के आती है। हर चीज के ऊपर मैं बारीकी से यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूँ। यहाँ मैं कोई भी कैंडल चार्ट या मोटी मोटी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीकी तक, जो बिल्कुल बारीक से बारीक फंडामेंटल एनालिसिस होती है कि भाई एक वीक से लेके आपको 5 साल तक के हर एक अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न मिलेगा। 1 वीक में कितना मिलेगा, 1 मंथ में कितना मिलेगा, 3 मंथ में कितना मिलेगा, 6 मंथ में कितना मिल सकता है, 9 मंथ में कितना मिलेगा, और इस तरीके से 5 साल तक के अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न आपको मिलेगा, सबके एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी आंखों के सामने। साथ में यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो मैं पूरा आपको बताऊंगा कि कितना कितना होल्डिंग पैटर्न है और किस किस टाइम पीरियड पे होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं और कौन सा रेशियो होल्डिंग पैटर्न का स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। किस होल्डिंग पैटर्न के रेशियो पे आपको स्टॉक में बिल्कुल भी बाय या सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। साथ में बताने वाला हूं कि स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है या नेगेटिव मोमेंटम में ये स्टॉक चल रहा है। साथ में इसका स्कोप क्या रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, किस लेवल तक ये आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है और इस स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेजिस्टेंस बनता है वो क्या है। साथ में अब तक लाइफ टाइम में स्टॉक ने जितने भी इक्विटी शेयर खरीदे या बेचे उसकी एवरेज अब तक क्या बनी है वो एवरेज मैं आपको बताऊंगा। साथ में मार्केट कैपिटल के ऊपर आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको मिलेगा। साथ में जो आपकी इक्विटी है उसके बेस पे आपको साल में भर में कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे इक्विटी और कैपिटल दोनों के रिटर्न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि डीपली एनालिसिस में वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है, ठीक है। मोस्टली लोग 2-3 मिनट देख के निकल जाते हैं, लेकिन 2-3 मिनट में तो दोस्तों वीडियो की सिर्फ इंट्रोडक्शन ही शुरू होती है। जो असली इंफॉर्मेशन होती है, जो गूढ़ ज्ञान होता है वो तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको एक अच्छी खासी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा, इस चीज का मैं दावा करता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले थे बात कर रहे थे हम मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड स्टॉक के बारे में, ठीक है। अगर इसकी करंट शेयर प्राइस की बात करें तो ₹2.24 इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस है। साथ में 21 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। साथ में अगर आज की प्रोग्रेस की बात करें तो यहाँ पे 10.5% की यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक ₹1.45 से चल के ₹3.25 के आसपास गया। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरह से डबल हो गया। ये आपके लिए सबसे अच्छा खास प्लस पॉइंट है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो प्राइस वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल एवरेज है, ये भी आपके लिए काफी प्लस पॉइंट है। साथ में अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालें जिससे हमें पता चलेगा कि जो कंपनी की ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी है वो आखिर कैसी चल रही है, वो क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलता है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट जून 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो 13 करोड़ कंपनी ने गेन किया है, ठीक है। साथ में अगर ईयर टू ईयर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें पिछले ईयर के कंपैरिजन में तो यहाँ पे आपको 13.5% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 98 लाख के आसपास है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 185 की जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलती है नेट इनकम में, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.42% के आसपास है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन में 229% से ज्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं इसके हॉस्पिटल में जहां पे स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम मैं करने वाला हूं, ठीक है। देखो अगर स्टॉक की हम मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल काफी जबरदस्त है। जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्टॉक है उसके हिसाब से इसकी मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा बढ़िया है। अब आप ये कह रहे होंगे कि भाई आपको कैसे पता कि ये मार्केट कैपिटल बिल्कुल सही है, तो आपको भी पता चल जाएगा जब आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे। इसी वजह से मुझे पता है और बाकी जैसे हम लोग एनालिसिस करते रहते हैं तो उसके बेस पे भी हमें पता होता है कि भाई किन किन स्टॉक्स के अंदर मार्केट कैपिटल वैल्यू क्या क्या है और कौन सी मार्केट कैपिटल वैल्यू सबसे ज्यादा सही रहती है। देखो ज्यादातर बंदे ये सोचते हैं कि मार्केट कैपिटल तो ये होते हैं जो मार्केट से उन्होंने पैसा घूस लिया, ठीक है, या पैसा इकट्ठा कर लिया। देखो भाई साहब, मार्केट से पैसा तो इकट्ठा करेगी कंपनी जब चलेगी तो, लेकिन मार्केट कैपिटल काफी जरूरी होती है उस स्टॉक की परफॉर्मेंस के लिए। जरूरी नहीं होता अगर मार्केट कैपिटल इसके प्राइस से ज्यादा हो जाती है, मतलब अगर मान लो इसकी मार्केट कैपिटल मैं बता देता हूँ, मान लो अगर 1000 करोड़ हो जाती है, ठीक है, 1000 करोड़ मान ली इसकी मार्केट कैपिटल, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तब आप यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखने को
नहीं मिलेगी। तो मार्केट कैपिटल का ज़्यादा होना और ज़्यादा कम होना दोनों ही नुकसान करते हैं। अगर जिस प्राइस रेंज के हिसाब से मार्केट कैपिटल वैल्यू ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा नुकसान करेगी, और अगर ज़्यादा कम है तो वो भी ज़्यादा नुकसान करेगी। दोनों के फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्यों करेगी, उसके लिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। ठीक है, अब बात करने वाला हूँ स्टॉक के जो सबसे डीपली एनालिसिस के बारे में। ठीक है, और वो एनालिसिस है यहाँ पे जो सबसे की पॉइंट जो है स्टॉक का, वो देखो क्या होता है, वो होता है ROE। मोस्टली बंदे को तो यही नहीं पता होता कि भाई सब ROE होता क्या है। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। एक साल तक अगर आप कोई भी इक्विटी होल्ड करते हो तो आपको वहाँ पे एक एवरेज रिटर्न कितना मिलेगा, तो वो वहाँ पे आपको ₹5.24 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में अगर डिविडेंड की बात करें तो मार्केट डिविडेंड या फिर कैपिटल के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, तो यहाँ पे देखो रेशियो दो तरीके से डिवाइड किया जाता है रिटर्न का। एक तो इक्विटी के बेस पे दिया जाता है डेटा, और दूसरा दिया जाता है कैपिटल के बेस पे। तो दोनों ही तरीके से ही कंपनियां मतलब एनालिसिस करके पता लगाती है कि मेरी रिटर्न यहाँ पे कितना बन रहा है। तो यहाँ पे जो कैपिटल पे आपका रिटर्न बनेगा वो ₹2.89 के आसपास बनेगा। अब चलते हैं इस स्टॉक की बाई बुक वैल्यू के ऊपर। देखो आपको बताता हूँ, इसकी बुक जो वैल्यू है वो ₹1.11 के आसपास है, जबकि शेयर का जो करंट शेयर प्राइस है वो यहाँ पे ₹2.24 के आसपास है। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू को समझते हैं कि भाई बुक वैल्यू आखिर होती क्या है। मान लो मैं 100 शेयर खरीदता हूँ ₹50 के और 100 शेयर खरीदता हूँ ₹100 के, तो मेरी एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा, ₹75 हो जाएगा। मतलब जो 75 है वो मेरा बुक वैल्यू हो गया, मेरी प्राइस वैल्यू हो गई या बाई वैल्यू हो गई, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। जब तक स्टॉक 75 से ऊपर रहेगा मैं प्रॉफिट के साथ रहूंगा। जैसे स्टॉक ₹75 से नीचे गिरेगा मेरे पास एक अच्छा खासा लॉस वहां पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू है, जब तक ये शेयर खरीदे और बेचे गए तब तक की, अब तक जब से इस IPO आया था तब से लेके अब तक जो इसकी बुक वैल्यू बनी है अब तक, वो ₹1.11 के आसपास है। और ये घटती बढ़ती रहती है, जैसे आप मार्केट में अगले साल जाओगे तो हो सकता है ये बढ़ भी जाए या फिर ये गिर भी जाए। ठीक है, तो देखो गिरती तो बहुत कम है, गिरती तो तब है जब ये बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू के नीचे आ जाता है स्टॉक, तब वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन कभी भी कंपनी वहां पे बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक को कभी नहीं गिराती, क्योंकि अगर इससे नीचे गिरा दिया तो पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी जबरदस्त ठुकाई होगी। वो ऐसा लॉस लेके जाएंगे कि वो दोबारा उस कंपनी के प्रमोटर बनने के लिए भी दूर परहेज करेंगे, दोबारा उस कंपनी के प्रमोटर नहीं बनेंगे। साथ में FII और DII दोनों की दब के ठुकाई होने वाली है अगर ये इस बुक वैल्यू से नीचे गिर जाता है तो। ठीक है, इन्वेस्टर्स का तो कुछ होना जाना नहीं, लेकिन जो कंपनी के खुद के प्रमोटर है वो बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो कंपनी के खुद के ही बंदे हैं, कंपनी ने अपने बंदों को खुद ही बर्बाद कर दिया। तो जो किसी भी स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो उसकी बुक वैल्यू होती है। चाहे मार्केट में कितना भी क्रैश आ जाए, ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे कभी नहीं जाएगा। ₹1.11 से बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। अगर देखा जाए पिछले साल तो ये ₹1.45 इससे चला था और ₹3.25 भी गया था। ये ₹1.11 के आसपास नहीं जाएगा। जैसे जैसे मार्केट में स्टॉक बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसकी बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी। बुक वैल्यू बढ़ती रहेगी तो आपको एक रेसिस्टेंस यहाँ पे मिलता रहेगा कि हाँ भाई कम से कम इस रेसिस्टेंस को ये बिल्कुल नहीं तोड़ेगा, और कंपनी किसी भी केस में नहीं तोड़ती इस बुक वैल्यू को। जिस दिन बुक वैल्यू टूट जाती है समझ लो उस कंपनी का उसी टाइम दिवालिया घोषित होना शुरू हो जाएगा। कंपनी एक तरह से ये सोच लो डिलिस्ट होने की तैयारी में लग जाएगी। इसलिए बुक वैल्यू को कभी भी कोई कंपनी नहीं तोड़ सकती। ठीक है, अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो जो इसकी फेस वैल्यू है वो ₹1 के आसपास है। अब फेस वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं। मान लो आपने ये शेयर खरीद लिया ₹10 का, मान लेते हैं कि स्टॉक ₹10 पे चला गया, आपने यहाँ पे ₹10 के भाव में 10 शेयर खरीद लिए, ₹100 के 10 शेयर खरीद लिए। शेयर खरीद के आपने सोचा चलो यार लॉन्ग टर्म के लिए डाल देते हैं, शिमला घूम के आते हैं। आप 2 महीने चले गए शिमला घूमने, कंपनी का दिवाला निकल जाता है और बीच में 2 महीने के बीच में कंपनी का दिवालिया निकल जाता है और कंपनी बर्बाद हो जाती है, या कंपनी मूव करने की कोशिश कर रही है, मूव करना चाहती है, या एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव करना चाहती है, तो वो स्टॉक को बंद करके दूसरे स्टॉक को नए नाम से IPO निकालना चाहती है। तो क्या होगा कि कंपनी डिलिस्ट यहाँ पे होगी। कंपनी को एक टाइम दे दिया जाएगा 1.5-2 महीने का कि भाई इस डेट के ऊपर आपकी कंपनी डिलिस्ट होगी और आपके सारे इक्विटी शेयर्स जीरो कर दिए जाएंगे। अब जैसी न्यूज मार्केट में आएगी लोग वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे और दरादर वहां पे सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप शिमला घूम के वापस आओगे आपको पता चलेगा कि भाई आपकी जो कंपनी है वो डिलिस्ट हो गया, आपका जितना भी शेयर है वो सारे जीरो हो गए। अब आपको क्या मिलेगा, फिर आप सोचोगे यार शेयर तो ₹10 के हिसाब से खरीदे थे, अब क्या मिलेगा। तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको ₹1 पर शेयर मिलेगा। जो स्टॉक की फेस वैल्यू है वो आपको मिलेगी एज ए रिकवरी। तो इसको आप रिकवरी अमाउंट भी बोल सकते हो। एज ए रिकवरी आपको ₹1 वहां पे पर शेयर मिलेगा।
ठीक है। हालांकि देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर करके नहीं चलता कोई भी इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं फेस वैल्यू के बेस पे नहीं काम कर रहा, ठीक है। मुझे तो अपना प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से भागना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है फेस वैल्यू से। जिस दिन गिरेगा अपन तो भाई साहब उसी दिन कल्टी मार के निकल जाएगा, कंपनी जाने उसके प्रमोटर जाने, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। जिस दिन अपना प्रॉफिट बना अपन बाहर, आज ये कल वो, ठीक है। बाकी फेस वैल्यू तक कोई भी नहीं रुकेगा, जो फेस वैल्यू तक रुकने की कोशिश करेगा समझ लो लेना उसको स्टॉक मार्केट से में पैसा लगाना नहीं चाहिए, उससे स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए। नहीं, ये वो बीमारी है जहां पे आपको एक अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक के रिटर्न के ऊपर कि भाई स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर देखो स्टॉक को आप 1 वीक तक होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 11% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक को आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 5.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक को आप 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 6.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक को आप 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 37% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर इसे आप 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 7.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 ईयर में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो 1 ईयर में आपको 30% का रिटर्न देखने को मिलेगा, 2 ईयर में 89% का रिटर्न देखने को मिलेगा, साथ में 3 ईयर में आपको 115% का रिटर्न देखने को मिलेगा और 4 ईयर में 11% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर से ज़्यादा अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो आप जाओगे टोटल लॉस में, क्या पता कंपनी चले ना चले आगे, तो इतना कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। अब बात करने वाले हैं भाई किस टाइम पीरियड में सबसे अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप शॉर्ट टाइम में करते हो तो सबसे बेस्ट रिटर्न है 1 वीक। 1 वीक में बाय करो और होल्ड करके निकल जाओ, ठीक है। और अगर फिर भी आप थोड़ा सा और अच्छा रिस्क लेके थोड़ा सा और अच्छा खेलना चाहते हो तो कम से कम 6 से 9 महीने होल्ड करो और फिर यहाँ से निकल जाओ। तो ये 2 लेवल ऐसे हैं जिसके ऊपर आप बाय करके तुरंत निकल सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई साहब मुझे तो मोटा ही पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कम से कम 2 या 3 ईयर के लिए यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे लेके जा सकते हो। अब देखो अगर आपके पास ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो उसको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, उसको शॉर्ट टर्म में ही रखना, जैसे प्रॉफिट बने गायब हो जाना, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो छोटे से अमाउंट से शुरू करो। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी बंदों को सिप नहीं पता होता, ठीक है, तो सिप यहाँ पे कर सकते हो। सिप एक्चुअली इसलिए नहीं पता होता कि क्योंकि काफ़ी ब्रोकरेज अकाउंटों में सिप का ऑप्शन ऐसा छुपा रहता है कि उनको पता ही नहीं चलता। जैसे जीरोधा वाले यूजर्स होते हैं उनको सिप दिखाई नहीं देता उनके कि भाई सिप का ऑप्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। जबकि जैसे एंजल ब्रोकिंग वगैरह जो एंजल बाकी जैसे और भी है जो ब्रोकरेज कंपनी, उनके अंदर तो सिप के अलग से ही ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। आप कुछ भी खोलो उसके नीचे कहीं ना कहीं घूमता रहेगा सिप का बटन, ठीक है। तो सिप में क्या होता है, एक तरह से ईएमआई वाला सिस्टम होता है कि भाई आपने यहाँ पे 500 700 1000 1500 कोई भी कस्टम अमाउंट डाल के आपने कोई सिप स्टार्ट कर दी, मतलब एक तरह से एफडी स्टार्ट कर दी और एक टाइम पीरियड दे दिया कि भाई इस टाइम पे मेरे अकाउंट से पैसे डिटेक्ट होते रहे, 1 महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद हर 6 महीने में वो आपके पैसे डिटेक्ट करते रहेंगे और धीरे धीरे करके वो पैसा वहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चलता रहेगा और लॉन्ग टर्म में आप वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से लेके जा सकते हो, एक अच्छा खासा आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। अब चलने वाले हैं स्टॉक के टोटल होल्डिंग पैटर्न को लेके कि भाई स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। होल्डिंग पैटर्न के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस वीडियो में, 1 मिनट जरा मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है वो कहाँ पे है। बैलेंस शीट आ गई, इनकम आ गई, ठीक है, हाँ होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर का जो होल्डिंग पैटर्न है वो देखो। यहाँ पे जो प्रमोटर की बात करें तो लास्ट ईयर में जो प्रमोटर थे वो 67% के आसपास थे, 67.96 मतलब 68% थे, 68% थे, जो इस साल घट के 37% के आसपास हो गए। मतलब सोच सकते हो कि 50% के नियर बाई यहाँ पे प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया और वो सारा माल किसने उठाया होगा, क्योंकि यहाँ पे डीआईआई की तो कोई होल्डिंग है ही नहीं, साथ में एफआईआई की भी यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, तो वो सारा माल किसको थमा दिया, पब्लिक इन्वेस्टर्स को, ठीक है। पहले जो इसका रेशियो था वो बिल्कुल सही था, पहले अगर देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स का रेशियो 32% के आसपास था और प्रमोटर का रेशियो यहाँ पे नियर बाय 68% था। तब यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस थे और पॉजिटिव मोमेंटम आए भी। जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आए प्रमोटर ने सोचा ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का और उन्होंने अपनी आधी होल्डिंग बेच दी और वो आधी होल्डिंग चढ़ गई इनके नाम, पब्लिक इन्वेस्टर्स के नाम।
अब रेशो जो बन गया वो रेशो थोड़ा सा डरावने वाला रेशो हो गया। अब जैसे जैसे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ती जाएगी, स्टॉक के अंदर आपको परफॉर्मेंस कम देखने को मिलेगी। जिस स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उसकी होल्डिंग सबसे ज़्यादा होनी जरूरी है। जब तक होल्डिंग ज़्यादा रहेगी तब तक वो स्टॉक दौड़ेगा। जिस टाइम स्टॉक की होल्डिंग 50% या 70% के आसपास आके खड़ी हो जाती है पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास, उस टाइम समझ लेना परफॉर्मेंस स्लो होती हुई चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद प्रमोटर्स उस होल्डिंग को ले ही नहीं पाएंगे। प्रमोटर की होल्डिंग अगर 30% या इससे नीचे आ जाती है तो स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, काफ़ी बुरे तरह से आप फंस जाओगे। और अगर होल्डिंग 10% के आसपास आके खड़ी हो जाती है प्रमोटर की, तो उस स्टॉक में फिर आपको कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे हर एक बंदा लॉस के साथ ही खड़ा मिलेगा। जैसा आज के टाइम अगर कोई स्टॉक ऐसा बताऊं एग्जांपल के तौर पे जिसमें ये सिनेरियो चल रहा है, तो विकास इकोटेक है। आप विकास इकोटेक में देख सकते हो, वहां पे एक टाइम ऐसा था कि वहां पे प्रमोटर की जबरदस्त लेवल की होल्डिंग थी। आज सच में देखा जाए तो सारा का सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स लेके हाथ में बैठे हुए हैं, और वो ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं कि वो वहां से स्टॉक को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दिया तो आधो आध वो लॉस लेके वहां पे जाएंगे। 50% लॉस तो उनका वैसे ही चला जाएगा, जो उन्होंने जिंदगी भर कमाया है उसका आधा लॉस तो वो खत्म कर देंगे, आधा प्रॉफिट तो आधी कमाई तो वो वहीं पे उड़ा देंगे। तो वो बेचारे अब लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ भगवान ऐसा कुछ करेगा एक दिन कि यहाँ पे प्रमोटर्स या DII कोई तो आएगा और हमें इससे निकालेगा। लेकिन वहाँ निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उस पब्लिक इन्वेस्टर्स के अंदर आधी पब्लिक ऐसी भी मिलेगी आपको जो बिल्कुल पूरी तरह से पैनिक हुई रहती है, जो ये सोचते हैं कि चलो यार अगर प्रॉफिट नहीं तो इंट्राडे खेल लेते हैं, और वो इंट्राडे के चक्कर में उस स्टॉक को और गिराते हुए चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सोल्ड आउट करेंगे, फिर स्टॉक अचानक और गिर जाएगा नीचे, फिर उनको लगेगा ये तो गया नीचे, फिर वो और स्पीड से वहां पे सोल्ड आउट करते हैं। फिर जैसे वो काफी बड़े वॉल्यूम में सोल्ड आउट कर लेंगे तो स्टॉक को फिर थोड़ा सा उछाल देंगे। जैसे स्टॉक थोड़ा सा उछलेगा वो फिर उस वहां पे बाइंग करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के हालात आपको देखने को मिल रहे हैं, और इस तरह के हालात बन रहे हैं विकास इकोटेक स्टॉक के अंदर। पब्लिक पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि वो लोग पूरी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखते, वो मात्र सिर्फ 2 या 3 मिनट की एनालिसिस देखते हैं, और उसी के बेस पे उनको लगता है कि तुम स्टॉक मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट बन गए। ठीक है, ना ही वो रिटर्न देखते हैं, ना ही वो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो होल्डिंग पैटर्न और फंडामेंटल किसी भी स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये थी अब तक इस वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट, और यहाँ पे डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अब देखो, हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, हम चाहते हैं भाई वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, रूबरू रहे, साथ में अपने आप को अपडेट करते रहे और अपग्रेड करते रहे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।